हाँ भी कहां तक पढ़ लिया था? कौन सा प्रभाषिक शब्द था अंतिम आपका? तो हमने पढ़ लिया था पीक, सॉरी एवरेज वैल्यू तक हो गया था ना आपका। ठीक है, यानी कि आपका आरएमएस वैल्यू हो गया, सॉरी एवरेज वैल्यू हो गया। आज लिखेंगे अपने पीक फैक्टर और किसके बारे में? फार्म फैक्टर के बारे में। पहले तो ये बताओ, टेस्ट में नंबर 35 से कम वाले कितने हैं? 35 से कम हाथ खड़े करो सारे। ऊपर आने दो हाथ थोड़ा, पंखा ऊपर कौन था? क्यों भी? हो गए टेस्ट? दिए हो गए टेस्ट? हाँ तो फिर कौन कौन नहीं आया था टेस्ट में? कारण भी? अच्छा, बारिश आ रही थी, भीग गया था, वापस चला गया था। ऐसे मत करो, भीगे हुए आ जाओ, कोई बात नहीं, सुखा दिया था ना, कूलर लगा दिया। हाँ भी इन्हें घरे गए हो, घर का उमो का छूटा को थारो, घर का नाठी बुला लियो। ठीक है, आप मत जाया करो, उनको बुला लिया करो, मेरा मिलन को केक रहा है। हाँ जी करे, आज हो थे। ठीक है, आज ही से आप पे। टॉपर कौन है भी? तू तो है को नहीं काना। और देख, सारा दिन ऑफिस में बैठा है वो, और तो वो भी टॉपर है। ठीक है नहीं, और थाना काम सिर्फ क्या है? पढ़ना है, तो ही नंबर को नहीं आता था। वो एक साथ 3 3 4 4 काम करता है। ठीक है। हाँ कमल सर कहाँ है रैंकिंग में? लिस्ट में नाम बता, नाखून खावा मेरा, साले पकड़ आ जा। है बदरे अंगूठा लंबो हो रहे यार। है 16 नंबर, वो किने के रहे? हाँ जरलू बोल। 10वें नंबर पर है के? हाँ प्रवीण, चौथी रैंक है, तेरी 5वीं होनी। है सर सर आज एक रहे भी गोड़ा ही कौन ब्रिज। हाँ तो एक राख ले दिहाड़ी हो यार, वो बढ़ते को मैंने कह दिया, अरे तो कष्ट थे क्या? मैं मन कहते मैं बढ़ दूं गोड़ा, तो 1.5 घंटा में तो खोसा गई यार। मैं वार तो फटोर मारू यार एक, फिर एहसान करे हमारे पर लेट आए है। मैं इतने कितना बजे बुलाए हो? कौन नहीं मिला जी, 1 मिनट ही कौन देवा? और बता, स्पीड बढ़ाओ, यहाँ पे सकता ही है बठे खोस ले तो किने क्या सिरा बात हूँ है। वहां पे पेपर में झपकी मार के कंप्यूटर तेरो 1 सेकंड लगेगा, यहाँ गायब। अरे तो एक गोड़ा तो जानता हूँ तो भरी दियो करके, एक तो लिखी दियो नो है। बठा तो एकदम सी बंद हो सी नहीं, फिर क्या कर लेगो तुम? हर की ने कैसी दुखड़ो रहो यूट्यूब पर मेरी लुगाई भैजगी भी मैं गोड़े को नहीं भरने दिया मैंने, वो कौन कर देता? यही करोगा थे और करोगा क्या? थारा पर का ही हुआ हिसाब है। लिखो नेक्स्ट, हेडिंग लगा लो, पीक फैक्टर। हाँ बोल भी। हाँ क्वेश्चन दे दो भी, एक वो साइन ओमेगा टी सा दिया होता शायद कोई। एक थोड़ी थे, 2 थे। एक ही था क्या? क्या था बताओ? वी था क्या आई था? चलो मतलब ही नहीं है, कोई भी हो। वीटी इक्वल टू क्या था? 580। वो तो आएगा ही आएगा, साइन आगे 200, 900 सॉरी 910.6, यही था क्या? कर लिया सबने? वो 6 की 6 वैल्यू ज्ञात होगी, किस किस की होगी? किन किन की नहीं हुई? क्यों? बारिश आ रही थी। अच्छा फिर हाथ क्यों उठाया? मैंने नहीं हुई पूछी थी तब। हाँ भाई खड़े हो क्यों भी? मैंने फोन करा और तुम, मैं बताऊंगा और तेना है ऑनलाइन दिया था। टेस्ट थोड़ी है वो, तो प्रश्न हो। अंतिम क्लास शनिवार शाम को जब दिया था, आए को नहीं होगे? अच्छा आए को नहीं हो तो हाँ मल्डू खड़े हो जा। समय अंतराल बता। 0.0069 के आगे मात्रक सेकंड। मिली में चाहिए, माइक्रो में चाहिए? हाँ ठीक है, मिली में भी निकालना पड़ता है और किस में निकालना पड़ता है? माइक्रो में भी। वो तो वो कुछ भी हो सकता है ना आपका। तो ये आ रहा है क्या नहीं आ रहा? समय अंतराल इतना आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? एफ बराबर कितना आया? 145 हर्ट्ज सबका आ रहा है। पीक वैल्यू कितनी है? शिखर मान तो दिया ही हुआ है कितना? 580। शिखर से शिखर कितना हो जाएगा? 580 का दुगुना यानी कि 1160 हो जाएगा। उसके बाद में आपसे वी आर एम एस पूछा था, वो कितना आया?
तो VRMS ज्ञात करने के लिए करना क्या है, VP का गुणा किससे कर दो, 0.707 से कर दो। आज एक फॉर्मूला और मिल जाएगा, उससे कर लेना, जो आपकी इच्छा वो कर लेना। तो कितना है अभी 410 पॉइंट समथिंग कुछ आपका वोल्ट आ जाएगा। और कुछ पूछा, एवरेज वैल्यू, वी एवरेज इससे भी RMS से भी क्या आएगी, कम आएगी। ध्यान, सबसे कम वैल्यू कौन सी है, एवरेज से ऊपर, RMS से ऊपर, पीक से भी ऊपर, पीक टू पीक, है ना। तो ये चीज है, इस प्रकार कॉन्सेप्ट याद कर लो। ये कितना है, 300 कुछ आएगा, 369 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है आपका, सही है। ये आंकड़े मैच हो रहे हैं क्या, और कुछ निकालने वाला था, मेहनत करोगे तो हो जाएगा। सवाल ऐसे ही आने हैं, ध्यान रखना। और अब की बारी टेस्ट जो होगा उसमें सारी की सारी कौन सी थ्योरी आएगी, ऐसी थ्योरी आएगी, सिखा दूंगा और सिखा आगे छोड़ूंगा, ठीक है ना। या तो आराम से क्लास में बैठ के सीख लो, नहीं तो फिर देख लो, डंडा भी है मेरे पास, कोई भी तरीका अपना आगे भेजूंगा, सिखा आगे, या गारंटी है मेरी, ध्यान रखियो। बिना सिखाया कौन भेजू, ठीक है मर्डू, सुझा दूंगा, ध्यान रखिए। मुद्दों होगा को 10 एक दिन कम से कम, ठीक है। या तो छुट्टी कर ली। लिखो नेक्स्ट भी, हेडिंग लगा लो, पीक फैक्टर। कौन सा फैक्टर, पीक फैक्टर। और किस नाम से पुकारा जाता है, एक और नाम है इसका, इसको क्रेस्ट फैक्टर भी कहते हैं, इसको शिखर या चरम गुणांक के नाम से भी जाना जाता है। इतने सारे इसके नाम है, पहले तो ये उतार लो। पीक फैक्टर भी बोलते हैं, क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं, शिखर गुणांक भी बोलते हैं, चरम गुणांक भी बोलते हैं, और भी बहुत कुछ बोला जाता है। हिंदी में पर्यायवाची बहुत होते हैं, ध्यान रखना। लिखो, प्रत्यावर्ती राशियों के शिखर व प्रभावी मानों का अनुपात, प्रत्यावर्ती राशियों के शिखर व प्रभावी मानों का अनुपात क्या कहलाता है, पीक फैक्टर कहलाता है। प्रत्यावर्ती राशियों के शिखर व प्रभावी मानों का अनुपात पीक फैक्टर कहलाता है। इसे के पैरों में पी, KP से प्रदर्शित किया जाता है। इसे के पैरों में पी, बोर्ड पे देख लेना, KP से प्रदर्शित किया जाता है। और KP बराबर है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, क्या है, दो राशियों का अनुपात है, किन किन का, शिखर मान बटा में प्रभावी मान। कोई दिक्कत तो नहीं है, शिखर बटा में प्रभावी मान। अब कितने तरह की तरंगों के बारे में हम लिखते आ रहे हैं, मानिए ये जो मान लिखवा रहा हूं आपको, औसत मान, प्रभावी मान, शिखर मान, कितनी तरंगों के बारे में लिखवा दिया, 3 तरंगों। तीनों तरंगों के पीक फैक्टर का मान निकाल के बताओ। ये ना कर कार्ड, शिखर में किसका भाग देना है, प्रभावी का। सबसे पहले साइन वेव का, रुक जाओ सीख लो, एक मैं सिखा दूं, वो काम थे कर लियो। सबसे पहले कौन सी वेव का निकालेंगे, साइन वेव का। यदि आपको KP निकालना हो, क्या निकालना हो, पी फैक्टर निकालना हो, तो शिखर मान कितना है साइन वेव का, यदि 1 है, शिखर मान यदि कितना है 1 है, तो प्रभावी कितना होता है 0.707। सॉल्व कर लो, कितना आएगा, फिक्स आएगा। 1 में 0.707 का भाग दोगे तो क्या आएगा 1.414, या आप इसको लिख सकते हो √2 से। ये कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना, हर एक तरंग के लिए नियतांक होता है। उतारो, जमन दे कापी मैं उतार दूं, काकड़िया खा गया आ गया गांव है नहीं। बाकी जिन्होंने कर लिया वो बाकी तरंगों के निकालो। ये तो था कौन सी तरंग के लिए, साइन वेव के लिए। शिखर में किसका भाग लगाना है, प्रभावी मान का, ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट वेव जो कौन सी थी वो, ये तो हो गया आपकी साइन वेव। अब लगा लो स्क्वायर वेव, स्क्वायर लगा लो चाहे रेक्टेंगुलर लगा लो। ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है,
अरे वो डब्बो रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? रेक्टेंगल क्या हुआ है? आयत क्या होता है? आयत की चारों भुजाएं समान होती है। बस यही आता है आपको, आमने सामने की भुजाएं, ठीक है ना। और वर्ग की, घन की, घनाभ की याद है कि क्या? हाँ, फिर के कर ले याद हो आवे थे कौन पेपर हम। हाँ याद है, देखो मैं पूछूं मिलता फराटे को विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दूसरा नियम सुना। अब वो आवे, ठीक है ना। हाँ बताओ, ये आयताकार तरंग के लिए केपी बराबर, बोलो शिखर मान कितना आयताकार का? एक। उसका प्रभावी मान भी कितना होता है? एक ही होता है। तो इसके केपी का मान कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। उसके बाद में आ गया आपका कौन सा? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार का यदि आपने केपी ज्ञात करना है तो त्रिभुजाकार का शिखर मान तो सबका ही कितना मानते हैं? एक। प्रभावी बता दो कितना होता है? 0.577 समथिंग कुछ है, लगाओ भाग कितना आ रहा है। कर लियोगे? ठीक है, घरों करके ले आओ। अच्छा भी करिए, कितना आया अभी? क्या आएगा? 1.732, जिसको हम या लिख सकते हैं √3। ये हमारी तीनों तरंगों के कौन से फैक्टर हो गए? पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर या शिखर गुणांक या चरम गुणांक। सबसे ज्यादा ध्यान देना है उस पे जो डब्बे में बंद है, कौन है? कौन सी तरंग? अरे थे सुनना क्या अड़ो, छुट्टी तो करी कौन यहाँ? छुट्टी थी क्या? हाँ, उस एक दिन में सारा मामला क्या कर देते हो? चौपट कर लेते हो। संडे तो सारी मैराथन क्लास लगानी चाहिए 12 घंटा की। दिन के 6 बजे बुला लो, सामने छोड़ो था ना, अड़ लगा लो, लंगर था गए, है नहीं? तो कहने का मतलब है याद रखना है किसका? साइन वेव का। साइन वेव के पिक बीच फैक्टर का मान कितना होता है? 1.414। 1.414 को क्या लिख सकते हैं? √2 को क्या लिख सकते हैं? वो मैं टेस्ट में बताऊंगा था मैं, ठीक है ना। दिखाए गए प्रश्न में या दिए गए प्रश्न में जया तरंग का पीक फैक्टर होता है, रट्टे क्या कहते हैं? 1.414 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी √2, ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन डी है अभी ई भी है। 5 ऑप्शन दे इसको, मेरो पेपर तू गुणो है, ठीक है ना। तो ये चीज है, समझ आ रही बात की नहीं यार? तो दिमाग को जितना उसके खोल लो, खोल गई है निकड़ी लाग जो क्लास बेच को बोलना, ठीक है ना। तो ये चीज है भी। तो ये हमारे तीनों तरंगों के जिनके बारे में चर्चा करें उनका कौन सा फैक्टर आ गया? अरे किसो फैक्टर आ गया? पीक फैक्टर। पीक फैक्टर के अंदर एक चीज है, उसको देख लो, आपके फॉर्मूले का सूत्र तैयार हो जाएगा। पीक फैक्टर का मान हमें पता है कितना है? 1.414। ये बराबर है किसके? शिखर बटा में प्रभावी के, ठीक है। वो जो साइन ओमेगा वाले सवाल आते हैं उनमें शिखर मान दिया होता है ना, कौन सा मान याद करना होता है? तो दिए गए सूत्र से प्रभावी मान बराबर क्या हो जाएगा? इसको सरल कर लेते हैं, इसके बटा में क्या लग जाएगा? एक। ये भी भिन्न, ये भी भिन्न, वर्ज गुणा करो तो प्रभावी मान का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इस फॉर्मूले से प्रभावी मान जो है किसी भी राशि का वो बराबर होगा क्या? शिखर बटा में 1.414, या पीक फैक्टर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको दिक्कत है कि आपका सवाल आ गया, मान लेते हैं IT बराबर आ गया 260 और साइन, चलो ω/t ही लिख देते हैं सीधा। तो कौन सा मान दिया गया समीकरण में? 260 कौन सा मान है? शिखर मान दे दिया। अब बताएंगे जी इस तरंग का प्रभावी मान बताइए। तो इस तरंग का प्रभावी मान कितना आएगा? इस तरंग का प्रभावी मान आ जाएगा 260 बटा में 1.414। चाहे तो ये कर लो, और या 260 गुणा में प्रभावी वास्तव में होता कितना है? 0.70। दोनों से उत्तर क्या आएगा? सेम ही आएगा। कर लो ये क्या? पहले तो एक सवाल को करने का तरीका कितना था? एक भूल जाओ तो दूसरा तो याद रहेगा कि कौन रहे कि ना ही करावा टाल करा है, रहने दे केकर से कह दो आवे ही को नहीं। मान लो ये होता ही नहीं है, जैसे मानते नहीं हो x बराबर ये, मानो कि ये है ही नहीं, ठीक है। टेस्ट में मान के देखिए होते, उतार लो। ये कब काम में आएगा? जब शिखर मान दिया और कौन सा मान ज्ञात करना हो? प्रभावी, या प्रभावी दिया और कौन सा ज्ञात करना हो? शिखर। दोनों ही ज्ञात हो जाएंगे। सिंपल से फॉर्मूले हैं। मैं तो ओम का नियम करा रहा हूं। 3 ही आंकड़े, एक नियतांक है। अभी भी मेरे हिसाब से तो V बराबर I × R ही चल रहा है। शिखर मान पढ़ने ला रहे हो, आगे प्रभावी और है।
इतने भी कमजोर नहीं हो गणित में। क्यों? हाँ बजरंग, पेपर है तेरा तो। कल कितना है टेस्ट में नंबर है 33 नंबर आया, काट पीट के बता। है काट पीट के 35 की आंस कह रहे। अरे एक तो आधा सुधार, सारा क्वेश्चन करना जरूरी तो नहीं है वह। तन तो केटा के ही लगे है, सारो ज्ञान तेरे के नहीं है दुनिया को। कुछ प्रश्न छोड़ दिया करो। हाँ हैबिट बनानी पड़ेगी ये। नेगेटिव मार्किंग में नंबर माइनस में जाने का सबसे बड़ा कारण है मैंने सारा ही आवा है। ठीक है ना, तो वह की राख लेगा कि अच्छा सारो वाला थोड़ा बहुत मान दे जा। ठीक है ना, तो वो माइनस में इसके और उसके नंबर बराबर है, क्वेश्चन बराबर सही है टॉपर के और दूसरे नंबर वाले के। लेकिन गड़बड़ कहाँ होगी ना, सारा का सारा कर दिया बड़ा 5 छोड़ दिया, और 5 छोड़ने की वजह से वो ऊपर चला गया हरा नीचे पताड़ में चल दी हिसाब वो। ठीक है ना, उतार ले गया। अरे भी उतारने की जरूरत है। ठीक है बढ़िया है, बात तो मानो कम से कम। लिखो नेक्स्ट। कई परेशान होने ला रहेगा क्या की थ्योरी है। इतना दिन मोटर चाले ठीक ही बर्ड बर्ड करा है नी, हाथ आ रहे थे यहाँ, बड़ा मजा आने ला रहा था ना, बोले थे कंठ पकड़ लियो सीधे तारो। लिखो नेक्स्ट। फार्म फैक्टर। फार्म फैक्टर कौन सा फैक्टर, और नाम क्या है इसका? इसको रूप गुणांक भी बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे क्या? रूप गुणांक, फार्म फैक्टर। लिखो प्रत्यावर्ती राशियों के प्रभावी तथा औसत मानों का अनुपात। प्रभावी तथा औसत मानों का अनुपात। प्रत्यावर्ती राशियों के प्रभावी तथा औसत मानों का अनुपात क्या कहलाता है? फार्म फैक्टर कहलाता है। फार्म फैक्टर या आकृति गुणांक भी बोलते हैं इसको भी। फार्म फैक्टर भी कहते हैं, रूप गुणांक भी कहते हैं, या आकृति गुणांक लिखा हुआ है बोर्ड पे। ठीक है, प्रतीक हो जाएगा के एफ। के पैरों में एफ, और के एफ बराबर होता है प्रभावी मान बटा में औसत मान। प्रभावी बटा में औसत। ठीक है, ये भी कांस्टेंट आएगा क्योंकि प्रभावी मान कांस्टेंट है, कितना है साइन वेव का 0.707, और साइन वेव का ही एवरेज वैल्यू कितनी है 0.637। यदि हम निकाल लें के एफ कौन सी वेव का, साइन वेव का निकालेंगे, तो उसका प्रभावी मान कितना होता है 0.707, और एवरेज 0.637, यही तो होता है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1.11। ये आपका आ गया कौन सा फैक्टर, फार्म फैक्टर। कौन सी तरंग का महत्वपूर्ण है, साइन वेव का, उतारो याद रखो। आगे की थ्योरी तब हो रही है जब पीछे के कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये पहले करवाए गए थे तब आगे बढ़ पा रहे हैं अपने। और पीछे की चीजें अगर याद नहीं रहेंगी, ऐसी थ्योरी भूलते जाओगे, ध्यान रखना। ऐसी थ्योरी की सबसे बड़ी खास बात यही है, पहले पढ़ी हुई हर एक चीज याद। मर्डू रे पर मनवत रहो उबासी ले ली की बार, तो हर करने बैठे ध्यान रख। अब उबासी काल के करो टाइम क्या है नी, ता मांगी लगे घर गाऊं अड़की और मिल जाए लो, उतार ले गया। हाँ कितनी तरंगे बच गई, वैसे तो दुनिया जान की बच गई, लेकिन हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसके हिसाब से निकालो स्क्वायर वेव का फार्म फैक्टर और ट्रायंगुलर वेव का फार्म फैक्टर, जल्दी करो। मेरे को केएफ बता दो, एक तो स्क्वायर वेव के या रेक्टेंगुलर के, और एक बता दो त्रिभुजाकार का। सूत्र आपके सामने है, मान आपको मैं सारे बता चुका हूं, जल्दी करो। हाँ डबड़िया कोर ले तू करना ली। कमल खड़े हो जा बड़ू, खड़े हो जा, आजा आगा ना, बिना कूड़ा में या तो कूड़ा में बैठ जा।
एक लो बैठ जा। और अब जे कोई बोलो बजरंगिया तेरा सागर तेरा रपड़ पड़ेगा, ध्यान रखी। आज ही करना है। हाँ भी बोलो। स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर वेव का प्रभावी मान कितना होता है? कितना होता है? एक ही होता है। एवरेज वैल्यू भी कितनी होती है? एक। तो इसका फॉर्म फैक्टर भी कितना आता है? एक। त्रिभुजाकार का प्रभावी मान कितना है? 0.577। और एवरेज वैल्यू कितनी है? 0.5। तो बताओ भी हल करके कितना आया? 1.154, या इसको कई बार लिखा जाता है 1.16। तो ये होता है आपकी कौन सी त्रिभुज का, कौन सी वेव का? त्रिभुजाकार का। ये है कौन सी का? या तो आयताकार कह दो या वर्गाकार कह दो। और ये हमारी सबसे फेवरेट कौन सी तरंग? जया तरंग, साइन वेव का। उतार लेना भाई। है 1.154, सॉरी 1.154 आएगा। ठीक है। या इसको कई जगह 1.16 भी लिखा जाता है। बहुत कम चांस है कि मिले, लेकिन सारी किस्मत माड़ी है, मैं तो कहूँ ही मिले। यदि तो थे याद करोगा नहीं चीजा ने। हो गया? कोई समस्या है क्या? कितने तरह के मान आ गए जो नियत हैं? एक एसी। अब साइन वेव को याद करना है, बाकी भूल जाओ। साइन वेव कैसे? कितने मान है जो कांस्टेंट है? प्रभावी मान कांस्टेंट है कितना? 0.707। एवरेज वैल्यू औसत मान कांस्टेंट है कितना? 0.637। उसके बाद में फॉर्म फैक्टर कांस्टेंट है कितना? 1.11। पीक 414 को नहीं, मैं फॉर्म फैक्टर पहले बोला हूं, वही तो देखने ला रहे हो मैं। मारो रट्टा फेर भी। आपको लगा कि प्रभावी के बाद में औसत, औसत के बाद में पहला आज पीक फैक्टर क्रेड है, वही पूछता होना। मैंने पूछा, मैंने क्या उत्तर किसी का दे रहे हो, बात पे गौर ही नहीं कर रहे। फॉर्म फैक्टर कितना? 1.11। पीक फैक्टर कितना? यहां सीक्वेंस बिगड़ जाता है, नंबर भी बिगड़ जाते हैं, ध्यान रखना आपके। तो ये चार मान कांस्टेंट होते हैं: फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, प्रभावी मान और शिखर नहीं, औसत मान। कोई बात नहीं। ये कब कांस्टेंट है? जब शिखर मान कितना माना है? यदि शिखर मान 280 हो तो प्रभावी मान कितना होगा? आंखा ना काटो, निकाल के बताओ। शिखर मान है 280, चाहे धारा मान लो और चाहे वोल्टेज मान लो, इसका आरएमएस वैल्यू निकाल के बताओ। मेरे पास है वीपीपी, कर लेते हैं। वीपी है अपने पास 280 वोल्ट। इसका वी आरएमएस ज्ञात कीजिए तुरंत। फिर इसकी वी एवरेज ज्ञात कीजिए उसके बाद में। क्यों? सांप हो गए लालच में? अजीब कटे हुए हैं। मर्डू तेरे मिलूंगा, ध्यान रखी मैं। अब कर। बोलो बोलो, है तो बेटो ठीक। हाँ कर। गणित की चार क्रियाएं होती है, उनमें सबसे सरल क्या है? जोड़। दूसरे नंबर पर घटाओ। तीसरे नंबर पर गुणा के भाग। और सबसे मुश्किल क्या होता है? भाग। अगर इन चार संक्रियाओं की बात की जाए तो सीक्वेंस में चलो। गुणा करो, भाग से बचो। 280 में 1.414 का भाग लगाने की बजाय यदि आप 280 का गुणा 0.707 से करोगे तो वो ज्यादा सरल रहेगा। टाइम बचेगा नहीं। टाइम आप बचा के क्या करना है? अपना और की चीज तो ही को नहीं, खाली क्या है? टाइम ही तो है। टाइम में वीडियो बना लो, नाश्ता ये नहीं बिना के देखे इन। 196 पॉइंट, 97 पॉइंट।
हाँ RMS कितना 197.96 क्या लीटर। ठीक है, दूसरा बाकी है अभी। एक सौ 78.36 वोल्ट आ गया क्या ये? कई अंक कौन है उतार लेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्रभावी बटा में औसत। यदि मैं 197.96 में 178.36 का यदि भाग लगा दूं, यदि इन दोनों को इधर भाग और इन दोनों राशियों को भाग लगा दूं, तो मेरे को पता है 100% मेरा उत्तर कितना आएगा। क्या आपको पता है उत्तर कितना आएगा? कितना आएगा? 1.11 आएगा, क्योंकि ये कौन सा फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है? हम तरंग कौन सी कर रहे हैं? साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है? ना विश्वास हो तो कर लियो, विश्वास कर लियो आगे। हाँ मन ध्यान करोगा थे मरो भाग करता हूं जिधरो बैठा रहो। ठीक है ना। अब यदि मैं कर दूं 280 बटा में 197.96, तो कितना आएगा पता है क्या? क्या किया है मैंने पहले तो ये बताओ। शिखर बटा में प्रभावी, शिखर बटा प्रभावी कौन सा फैक्टर होता है? यानी कि केपी होता है, नहीं होता क्या? कितना आएगा? श्योर है हम? है अंडरवुड 2 आएगा। फर्क है उनकी कौन है, ताना सा कौन है? हाँ मेरी चलेगी, आपकी नहीं। थारी एक दिन चलेगी कद टेस्ट वाले दिन, 20 दिन थे थारी चलास को। ठीक है ना, और ज्यादा चलाने नहीं दूंगा, 4 में से 1 चलाने दूंगा। ठीक है, जे थाने कहते हैं थ्योरी लिख गो, लिखने वाला पेपर ले मैं को इसी फेंको थे पकड़ने में ही कौन आया मैं। ठीक है ना, अगर मैं रिटर्न टेस्ट ले लूं कि ओम का नियम समझाओ थे, इसको समझाओ, मैं को ओम ने दे देने पड़े नबो के रो कर दियो मैं। ठीक है ना, यहाँ लिख दो थे ऐसा हो, इसलिए ऑप्शनल पेपर किए हैं। ठीक है, हाँ थारा वर्ग बच्चों वास्ते तो समझ में आ गई बात। अब तक पढ़े हुए आंकड़े याद रह जाएंगे क्या? हमने सबसे पहला आंकड़ा क्या पढ़ा था? परिभाषिक शब्दों में सबसे पहला नाम क्या था? अरे साइन वे हो, आयाम की को पढ़ लियो थे बिना तरंगे। आपको ये भी याद नहीं है? सबसे पहले मैंने कहा पीछे का भूल गए तो आगे का कुछ भी याद नहीं हुआ। सबसे पहले तरंग पड़ी थी कौन सी? साइन वेव के अंदर क्या पड़ी दूसरे नंबर पर? आयाम पढ़ लिया था। फ्रीक्वेंसी पड़ी थी। ठीक है ना, आयाम तो डेफिनेशन के अंदर आया था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बाद हमने समय का अंतराल पढ़ा, फिर हमने एक चक्र की डेफिनेशन देखी, ऐसे कर करके हम पहुंचे कई मानों पर, और अब पहुंच गए हम कहा? पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर पर। अभी और भी आगे, मंजिल बहुत दूर है। लिखो नेक्स्ट टॉपिक आपका कितने हो गए परिभाषिक शब्द? गिन तो लिया, 12 होंगे क्या? लगाओ फिर फेज। हिंदी में बोलते हैं कला, थे कलाकार। आज कलाकार कला के बारे में पढ़ेंगे। फेज यानी कि कला। सुना है नाम? 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, 5 फेज, 12 फेज, 35 फेज, 48 फेज। गप के है? गप वो है जगह मुंह फेंकन ला रहे हो आप। जिसको गप कह रहे हो ऐसी कोई चीज उपस्थित नहीं है, ये सभी उपस्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, फेज आपने कितने पढ़े हैं? हमारे घरों में कितने फेज सप्लाई आती है? आंगली बोल दे के ना बोल दियो कितनी आती है? आंगली गिन लो, 4 हैं। कितना? 1 फेज। हमारे घर में एक ही तो फेज आता है। टेस्टर आपके सॉकेट के कितने पॉइंट में जलता है? कितने पॉइंट में? केवल 1 में, इसलिए फेज कितना आ रहा है? एक। यदि आपके सॉकेट में कभी 2 फेजों में जल गया, 2 पॉइंटों में जल गया, तो क्या आएगा? तो हर वो उपकरण चला जाएगा जो आपके घर में लगा हुआ है। 3 फेज के अंदर टेस्टर कितनी तारों में जलेगा? 3 तारों में। 12 फेजों के अंतर्गत 12 फेज हुए है कि डायनासोर आके हैं, हाथी हुए है कि गेंडो हुए? देख लो यहाँ हाथ आगे हैं, कौन देख लो? तो जो चीज आपकी देखी नहीं वो कैसे हो सकती है? आपका मानना तो ये है कि जो चीज हमने नहीं देखी वो दुनिया में भी उपस्थित नहीं है। सोच तो सारी इसी है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपने देखा नहीं है वो उपस्थित ना हो। तो फेज एक सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन ये कब समझ सकते हैं? जब हमारे पास फेज 1 से क्या हो? ज्यादा हो। देखते हैं क्या? ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अलग ही टॉपिक है आपका।
ये तरंग से परिचित हो क्या? कब देखी? पड़ोस में रह जिया, दिखाया था डायग्राम ये। हाँ, एक चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में केवल एक चालक घूम रहा है। कितना चालक? और वो प्रतिपल कोणों का क्या कर रहा है? छेदन। हर कोण पे उपलब्ध फ्लक्स के साइन मान के अकॉर्डिंग उसमें क्या पैदा हो रहा है? ईएमएफ पैदा हो रहा है। ये तो एक ही चालक है। यदि मैं 3 चालक एक विशेष एंगल पर रखकर घुमा दूं तो, एक चालक रखा तो एक फेज, 2 चालक रखे तो 2 फेज, 3 चालक रखे तो 4 रख दिए तो 12 रख दिया। बोलने में थोड़ा जोर आया है कि 12 रख दिया तो 50 रख दिए तो 50 फेज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हाँ, मानना पड़सी था ना, आगे बताऊंगा। तो यहां पर क्या किया है, चालक सिर्फ 2 ही हैं, ए और बी मान लो। यहां पे चालक ए बी सी डी ई एफ जी एच कई रख दिए, और विशेष उनमें क्या था एक अंतर, अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपको इस तरह से 3 फेज देखने की आदत नहीं है। था तो 3 तत्व था चाहिए, आपको इसमें कितने चाहिए? 3 वो एंगल से टेढ़ी मेढ़ी सी लाइनें चाहिए, तब जाके आपको समझ में आता है। लेकिन यहां पर समझो कि सिर्फ इतना समझो कि चुंबकीय क्षेत्र के मध्य यदि एक चालक को घुमाएंगे तो कितना फेज बाहर निकलेगा? एक। उसी एक चालक से कुछ डिग्री के अंतर पर दूसरा चालक रख के घुमा दें, दोनों के बीच में कुछ डिग्री का एंगल आ जाएगा, तो आपको कितने फेज मिल जाएंगे? 2 फेज मिल जाएंगे। लेकिन दोनों फेजों का आपस में कोई वैद्युतिक संपर्क नहीं होगा, अर्थात एक फेज का चालक दूसरे चालक से पूरी तरह से इंसुलेटेड होगा, मिला हुआ नहीं होगा। यदि मैं 3 चालक रख दूं कितने डिग्री के अंतर पर? रटे लगे हुए 3 फेज में कितने डिग्री का अंतर होता है? 120 डिग्री के अंतर पर, तो आपको कितने फेज मिल जाएंगे? यदि मैं 4 चालक रख दूं कितने कितने डिग्री पर? 5 चालक रख दूं कितने डिग्री पर? 12 चालक रख दूं कितने डिग्री पर? ये सब कराऊंगा जब आपका टॉपिक आएगा बहु फेज प्रणाली। कौन सा टॉपिक? हाँ, लेकिन उसके लिए फेज शब्द से परिचित होना जरूरी है। तो हम फिलहाल समझेंगे फेज या कला है क्या। तो लिखो, प्रत्यावर्ती राशियों की प्रवाह दिशा, प्रत्यावर्ती राशियों की प्रवाह दिशा एक निश्चित समय अंतराल पर परिवर्तित होती रहती है। प्रत्यावर्ती राशियों की प्रवाह दिशा एक निश्चित समय अंतराल पर क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। किसी भी पल राशि की दिशा ही उसका फेज कहलाती है। किसी भी पल राशि की दिशा ही उसका फेज कहलाती है। प्रत्यावर्ती राशि की दिशा बदलती है और दिशा ही क्या है? फेज है। दिशा ही क्या है? फेज है। अब तक क्या पढ़ते आ रहे थे? 2 प्रत्यावर्ती राशियां। कौन कौन सी? धारा और वोल्टेज। लेकिन मैं कह दूं कि अब की बारी 2 वोल्टेज ही उपलब्ध है अपने पास, 2 धारा नहीं। 2 क्या है? वोल्टेज। 2 वोल्टेज नहीं, कितनी वोल्टेज उपलब्ध है? 3 वोल्टेज उपलब्ध है, और तीनों वोल्टेज एक दूसरे से कुछ डिग्री के क्या है? अंतर पर है। तो एक वोल्टेज तो इस प्रकार से जा रही है, दूसरी वोल्टेज इस प्रकार से जा रही है, और एक और वोल्टेज है वो इस प्रकार से जा रही है। वो यूं जा रही है, ठीक है ना? कितनी वोल्टेज? ये भी V है, ये भी V है, और ये भी कौन है? V है। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। भारतीय मानकों के अनुसार ये क्या है? बोलो, ज्ञान बिखेरो आपको। ये RY P है, ये L1 L2, ये UV W है। याद है क्या? कुछ याददाश्त आई नहीं की गई? आ जाएगी धीरे धीरे, ठीक है ना? अभी चोट गहरी लगी हुई है। तो इस प्रकार से हर एक राशि की दिशा क्या है? दूसरे से अलग है। यदि मैं एक टाइम के अकॉर्डिंग कोई लाइन खींचू, इसके बीच में समय रेखा खींच देता हूं, ये लो जी, ठीक है? इस टाइम की रेखाओं में जितनी भी राशियां हैं उन सब की दिशा एक दूसरे से बिल्कुल क्या है? अलग है। हो सकता है एक या दूसरी राशि की दिशा सेम हो, लेकिन एक राशि उनसे बिल्कुल क्या चलती है? विपरीत चलती है। 2 राशि यदि हाई पोटेंशियल पर है तो उनमें से एक राशि लो पोटेंशियल पर होगी, तभी धारा का क्या होगा? प्रवाह होगा। धारा चलती है उच्च से निम्न। तो यहां पे देखो, इस लाइन ने किस किस चीजों को काटा है? तीनों को ही काट दिया। ये संतरी रंग वाले जिस समय अपने अधिकतम मान पर था, उस समय ये अधिकतम पर नहीं था। जिस समय ये दोनों पॉजिटिव में थे और ये क्या था? नेगेटिव में। इनकी दिशा क्या है? अलग अलग। अगले ही पल दिशा चेंज हो जाएगी। जो पॉजिटिव में थे वो किस में आ गए? नेगेटिव में। सेम उसी समय जो नेगेटिव में था वो किस में आ गया? पॉजिटिव में। तो हर राशि हर पल अपनी क्या बदल रही है? दिशा। और हर राशि की दिशा को क्या कहा जाता है? उसका
फेज कहा जाता है। ये दिशाएं एक से ज्यादा हो सकती है, ये दो हो सकती है। भारतीय प्रणाली में ये दिशाएं कितनी रखी गई है? ये 3 फेजों से रखी गई है। 12 फेज भी हो सकते हैं, 500 फेज भी हो सकते हैं, बच्चे घर में 50 हो सकते हैं। संभाल सकते हैं क्या? हाँ, समझ में आ रही है ना बात? कितने मर्जी फेज कर लो, एक सिंगल फेज मशीन में से कितनी तारें बाहर निकलती है बताइए? दो। एक फेज एक न्यूट्रल। 3 फेज मशीन में से कितनी तारें बाहर निकलती हैं? 3 फेज और एक न्यूट्रल दे दो, मार दो मोटर से, कितनी तारें बाहर निकलती है? 6। कितनी? उन 6 तारों को आपस में जोड़ सकते हैं कितने तरीकों से? कह दो, 2 श्रेणी और समांतर। बोल दो स्टार और डेल्टा। बनने के बाद कितनी तारें बाहर निकलती है? कंफ्यूज मत होना, कितनी निकलती है? मेरे हाथ ही कर गए 5 ना गिनती खड़े, कितनी? 3 बार निकलती है। 3 तारें, 6 तारें, यानी कि 3 फेज में 6 तारें। 3 फेज की मशीन में कितनी तारें? 6 तारें, यानी कि फेज की दुगनी तारें। समझ रहे हो? 12 फेज मतलब तारें 24। अगर किसी मशीन में 12 फेज उत्पन्न कर ले, तारे कितनी बार निकलेगी? 24 तारें बाहर निकलेगी। और 24 तारों की कलर कोडिंग। सर तो बीबी रॉय में आंख आई पड़ी है, आगे ना। कलर कोडिंग अगर 24 तारों की करनी हो तो टींगरा का फंसाना ज्यादा समस्या हो जाएगी, क्योंकि हमें रंगों के बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं। सारा रंग तो इनमें बैठे है, तो बता देगी वो गाजरी है, वो फलानो है, वो दिखानो है, अपन तीनों लाल लगेगा क्या यार? तो तीनों ही लाल है, कौन ये करेंगे? वो अरे वो तोती है, हड़को, अरे यहाँ भी अपन तो एक ही रंग दिखाओगे सब। अरे 7 काट देगा अरे में भी, तो ये तो कलर कोडिंग कर देंगे अपने बस के बाहर है। इसलिए फेज ज्यादा होने का मतलब कि पावर भी ज्यादा मिलेगी, लेकिन संभालने में क्या आएगी? दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें आगे सॉल्व कर दी गई है। लिखो नेक्स्ट। आज पापा की परी और लादी 3 ही नाड़ा गमा पड़ेगी, जब माँ काली धुत कीचड़ में लिबड़ेगी, और दिखाऊंगा। ठीक है ना? लिखो, मर्डू बिला दो सड़क पर यहाँ लंबो हेड़ो। ठीक है, हाथ उठाई कौन में लिख ये हुआ को ध्यान हो गया, नाड़ी पड़ के बस तो जाए कम से कम, स्विमिंग पूल में गिरी एक के। हो गया फेज? ठीक है, जब फेज है तो एक और नाम निकल के आता है इससे, इन फेज व आउट फेज राशियां। हेडिंग लगाओ, इन फेज व आउट फेज, या आउट ऑफ फेज भी बोलते हैं। इन फेज या आउट फेज। हिंदी में क्या बोला? इन फेज को क्या बोले? फेज यानी कि कला। इन मतलब अंदर, अंदर कला में नहीं जी, कला में सिर्फ। किसमें? और इसको क्या बोलेंगे? कला से बाहर। समझ गए ना? मत लिखना इन फेज और आउट फेज। अंग्रेजी में तो पढ़ ही होगा। IN इन OUT PH इया से लिख दो, वो फेज बन जाएगा नहीं? हाँ, बस जुगाड़ कर लो। लिखो लिखो, जब 2 प्रत्यावर्ती राशियां, कौन सी है? अब उर्मिला परमिला तो है को नहीं, कौन है तारा? और हाँ तो बोलो ना। तो जब 2 प्रत्यावर्ती राशियां एक साथ घटते बढ़ते हुए, जब 2 प्रत्यावर्ती राशियां एक साथ घटते बढ़ते हुए अपने शिखर मानों को, अपने शिखर मानों को यदि एक ही समय पर प्राप्त करें, 2 प्रत्यावर्ती राशियां एक साथ घटते बढ़ते हुए यदि अपने शिखर मानों को एक ही समय पर क्या करें? प्राप्त करें, तो राशियां क्या कहलाती है? इन फेज कहलाती है। 2 प्रत्यावर्ती राशियां एक साथ घटते बढ़ते हुए यदि अपने शिखर मानों को एक ही समय पर प्राप्त करें, तो राशियां किस नाम से पुकारी जाती है? इन फेज के नाम से पुकारी जाती है। ठीक है ना? अब मान लो आप लगभग 2 भाई बहन होगे, ठीक है? 2 प्रत्यावर्ती राशियां, चाहे तो 2 भाई और चाहे 2 बहनें हो, चाहे एक भाई और एक बहन हो। ठीक है? कोई बार उनको स्कूल में लड़ाई लुड़ी करके, कढ़ाई कुचरनी करके दोनों बहन भाई आया और घर आता है दोनों इन तो मम्मी गाले और पिंग पापा, एक ही टाइम पे फड़ीड़ आवाज आई, तो राशियां क्या है? इन फेज है। चाहे रास्ते में वो आगे था पीछे था, लेकिन जी घर बड़ा दोनों इकट्ठी कुटाई हुई तो क्या थे?
इन फेज, समझ गए ना, एक साथ। और यदि एक पहले पहुंच गया, बिंग ठुकाई होगी, अब वो बैठे हैं, दूसरे का क्या हो रहा है, इंतजार हो रहा है, अब वो अंदर क्या बिंग पड़सी, ये राशियां क्या है, ये आउट ऑफ फेज। जब साथ साथ ना पड़े या साथ साथ ना पहुंचे तो क्या हो जाएगी, आउट फेज हो जाएगी, और साथ साथ पहुंचे तो क्या हो जाएगी, इन फेज हो जाएगी। कोई दिक्कत है? प्रत्यावर्ती राशियां धारा और वोल्टेज जीरो से चली, घट रही है, बढ़ रही है, लेकिन जिस समय वोल्टेज अपने शिखर मान पर है, सेम उसी समय π/2 पर दोनों राशियां ही कौन से मानों पर आई, शिखर पर आई। इसका मतलब दोनों राशियां क्या है, इन फेज है। ये रिलेशन पॉजिटिव में तो बड़ा ही बड़ा, बम को पाटे पानी वाली बोतल गिरी है, ये के करे रे, जे बम पाट जाते तो काल जो पाटन बम बनाई ओड़ा सी पटे काल जा पहले पाट दी, ये ना करे करो ध्यान इतना मगन होड़ा, मार दे अटैक आज ही ने, ठीक है ना। ये सेम रिलेशन जो पॉजिटिव में रहा, वो सेम रिलेशन किस में रहेगा, नेगेटिव में। जिस समय धारा शिखर पे है, उस समय वोल्टेज भी किस पे होगी, शिखर पर। एक साथ घटते बढ़ते हुए अपने शिखर मानों को सेम समय में प्राप्त करती है राशि, किस नाम से पुकारी जाती है, इन फेज के नाम से। कोई दिक्कत है? दिखाए गए चित्र में धारा और वोल्टेज इन फेज है, या दिए गए प्रश्न में दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखने पर क्या पता लगता है कौन सी इन फेज है कौन सी आउट फेज? ऐसे प्रश्न आते हैं किसमें, और की मासी तो अब ये उतार लो। हाँ, इसका ये तो होता है ग्राफिकल डायग्राम, क्या बोलते हैं। अब यहां से नई चीज समझो भी, आपके 3 चित्र बनते हैं, वैसे तो सर्किट आगे पढ़ाऊंगा तब, ठीक है ना। उनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण, एक होता है ग्राफिकल, ग्राफ पेपर पर उतार चढ़ाव दिखाते हैं, एक बनता है वेक्टर, क्या बनता है, वेक्टर डायग्राम, जिसमें लाइन सीधी खींच के उस पर दिखा देते हैं। यदि इन फेज राशियों का वेक्टर बनाना हो तो इस प्रकार से बनता है भी, एक बिल्कुल स्ट्रेट सीधी क्या होगी, लाइन होगी, उस पर तीर के 2 क्या लगा देंगे निशान, एक पे लिख देंगे V, एक पे लिख देंगे I। अगर इस प्रकार का वेक्टर आता है, राशियां क्या है, इन फेज है। लेकिन कई कैसी जी, वोल्टेज पहला आगे लिख दी, धारा क्या लिख दी पीछे, है ना। अरे रुक जाओ, एक और धंधा छोड़ो थारा। इन फेज राशियों को दिखाने के कितने तरीके हैं, 2, ग्राफिकल डायग्राम से और किससे, वेक्टर डायग्राम से। यदि ग्राफिकल डायग्राम इस प्रकार से, ये तो पहचान लोगे, रटे लगे हुए आपके, ये डायग्राम आ जाए तो इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है क्या, इसमें धारा वोल्टेज दोनों क्या है, इन फेज है। लेकिन वोल्टेज को पहले क्यों लिखा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा किसका है, दिखाई गई वेव के अनुसार मैंने ये डायग्राम बनाया है। वोल्टेज ज्यादा है ना, धारा क्या है, इसलिए जो ज्यादा मान की होती है उसको पहले लिखते हैं, दूसरे को बाद में। लेकिन एक ही रेखा पर होती है तो राशि क्या कहलाती है, इन फेज कहलाती है। उतार लेना भी, वेक्टर भी और ग्राफिकल भी। यहां से सारा खेल शुरू होता है ऐसी थ्योरी का। डीसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस एसी में परिवर्तन आ जाते हैं, बस इतनी सी कहानी नया खेल शुरू कर देती है। अगर एसी धारा की दिशा नहीं बदलती तो कोई ऐसी थ्योरी होती नहीं, सिर्फ मान में परिवर्तन होते, फैराडे भाई जी तक सीमित रहता, अल्टरनेटर चल रहा होता। ए कौन नहीं उतारना, VMV साइन ओमेगा T2 कुछ भी नहीं उतारना, सिर्फ 2 राशियां धारा और वोल्टेज एक साथ घटते बढ़ते हुए दिखा दो, प्लस और माइनस लिख दो, सारे किले ओ तार ले ले, छिड़की बना दी उठे ले, बोले यही उड़ा दे, ठीक है। क्लास से रेगुलर लगाओ तब पता लगेगा। मैंने कहा है जो चीज चल रही है केवल ध्यान उसी पे देना है, जो बीत गया वो बीत गया, छोड़ो उसको, भूल जाओ। उतार लिया क्या, ठीक है, लगाओ नेक्स्ट। जब 2 प्रत्यावर्ती राशियां, हाँ डॉटेड लाइन है बना दी एंटिंगर, जब 2 प्रत्यावर्ती राशियां, जब 2 प्रत्यावर्ती राशियों करना, जब 2 प्रत्यावर्ती राशियों के अपने शिखर मानों पर पहुंचने का समय भिन्न भिन्न हो, जब 2 प्रत्यावर्ती राशियों के अपने शिखर मानों पर पहुंचने का समय क्या हो, हाँ बोलिया करो कि क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, पृथक पृथक हो, सेपरेट सेपरेट हो, तो राशियां आउट ऑफ फेज या आउट फेज कहलाती है। तो राशियां आउट फेज राशियां कहलाती है।
जब दो प्रत्यावर्ती राशियों के शिखर मानों पर पहुंचने का समय अलग अलग हो तो राशियां क्या कहलाती हैं? आउट फेज राशियां कहलाती है। तो इस चित्र के अंदर ध्यान से देखो, दूसरे वाले के अंदर एक राशि वोल्टेज जिस समय अपने कौन से मान पर है? शिखर मान π/2, सेम उसी समय धारा अपने शिखर पर नहीं है। नहीं है ना, तो कोई आगे और कोई पहला पढ़नी तो दूसरे का भी है, उसके बाद में पढ़ी आगे पीछे हो गया तो क्या हो गया? ये आउट फेज हो गया। कोई दिक्कत है? ठीक है, यहां पर भी एक नया टॉपिक निकल के आ जाता है, इनमें से कौन अपने शिखर मान को पहले प्राप्त करती है और कौन बाद में। वहां से दो नाम निकल के आते हैं जिसके रट्टे आपके लगे हुए हैं, एक को बोलते हैं लैगिंग तो दूसरे को, हाँ देखो मैं क्या रट्टा लग रहा है थारा, ठीक है उतार लो। आउट फेज, वो इन फेज, कुछ नहीं उतारना, थीटा थुट्टा अंतर अंतर सब बात की बातें, सिर्फ दो राशियां धारा और वोल्टेज बनाओ, आगे पीछे दिखाओ। आओ बनने को बहुत है, बना को नहीं है जी, बना बना लो। एक इन फेज होगी और एक आउट फेज, नोट लगा के लिखना है फिर आगे चलेंगे। लगाओ नोट भी। जब दो प्रत्यावर्ती राशियों के मध्य, जब दो प्रत्यावर्ती राशियों के मध्य फेज अंतर, जब दो प्रत्यावर्ती राशियों के मध्य कौन सा अंतर? फेज अंतर। यानी कि फेज अंतर समझ रहे हो क्या? क्या है? पिछड़ने का कोण, कौन कितना पिछड़ गया, कौन कितना आगे बढ़ गया। दिखाए गए चित्र में फेज अंतर कितने डिग्री है? दिखाए गए चित्र में धारा और वोल्टेज के मध्य फेज अंतर बताइए कितने डिग्री है? 30 डिग्री। कोई किसी से या तो आगे और कोई किसी से या तो पीछे है। अब वो आगे पीछे का आपको पता लग रहा है, कौन आगे कौन पीछे? मैं ये पूछा है, पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इनको उत्तर आया नाम हो एक रहा है। किस किस को पता लग रहा है? वोल्टेज आगे, धारा आगे या पीछे? 1 2 3 5 6 सारा ठा लग रहा है। कमाल है, इसी ज्ञान की प्राप्ति पंखा के नीचे है। हाँ गर्मी, ठीक है चलो देखते हैं, अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये 30 डिग्री के अंतर पर है, लेकिन मैं जो लिखवा रहा हूं वो 30 डिग्री का अंतर नहीं है, वो कुछ हो रहा है। लिखो, जब दो प्रत्यावर्ती राशियों के मध्य फेज अंतर 90 डिग्री हो, कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो, तो उन्हें क्वाड्रेचर राशियां कहते हैं। जब दो प्रत्यावर्ती राशियों के मध्य फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है तो उन राशियों को एक विशेष नाम से पुकारा जाता है। नाम क्या है? क्वाड्रेचर क्वांटिटी, क्वाड्रेचर राशियां कहते हैं। क्वाड्रेचर में भी एक नाम छुपड़ा है प्रवीण, हंस गयो ख्याल आ गया ना, क्या छुपड़ा है? ध्यान से देखो, इसके अंदर एक नाम है, वो सारा तरंग का ही खेल है। एक तरंग के एक गोले को हमने कितने भागों में डिवाइड किया था? 4 क्वार्टर। आ देख तुम, ठीक है ना। इसके अंदर क्या नाम छुपा हुआ है? क्वार्टर, क्वाड्र, क्वार्टर, क्वाड्र बोलते थे। यानी कि 90 डिग्री कितने डिग्री पर मिलता है, कितने हिस्से में मिलता है? π/2 में मिलता है कि नहीं मिलता? π/2 एक 2 पाई का कौन सा हिस्सा है? चौथा। जब दो राशियां उसी चौथाई अंतर पर होती है तब उन्हें क्या नाम देते हैं? उन्हें क्वाड्रेचर कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? देख कितना राजी है बेटा, देख तू लाल हो गया जमा टमाटर पर को, भाव बद गया इनका। लिखो, यदि, नेक्स्ट नई लाइन से, यदि दो राशियों के मध्य, दो प्रत्यावर्ती राशियों के मध्य फेज अंतर 180 डिग्री हो तो उन्हें एंटी फेज राशियां कहते हैं।
यदि दो राशियों के मध्य फेज अंतर कितने डिग्री हो, 180 180 डिग्री हो, तो उन्हें एंटी फेज राशियां कहते हैं। सब आएगी आगे ये। जब दो प्रत्यावर्ती राशियों के मध्य अंतर 90 डिग्री हो तो क्या बोलते हैं, अब कौन बोलो थे, क्वार्टरनी। और यदि अंतर कितने डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो उनको क्या बोलते हैं, एंटी। एंटी मतलब एक दूसरे के विपरीत, विरोधी तरंग बना के दिखाओ 180 डिग्री वाली। जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। दो प्रत्यावर्ती राशियां एक ग्राफिकल डायग्राम के अंतर्गत दिखाओ 180 डिग्री के अंतर पर रखकर। जो बना देगा वो कॉपी ऊंची कर दियो, यहां बोलियो ना, मैंने दिखनी चाहिए, यहाँ नानी सी ना बना दे तो सोच ले तू। एंटी फेज राशियों का ग्राफिकल डायग्राम बना के दिखाइए, जितना पड़ा उसके हिसाब से। ग्राफिकल वो तो सही है, वेक्टर है ये, ग्राफिकल बनाओ। हाँ के बनाया रहा, लिख तो सही, वी कौन है, आई कौन है, तेरा नाम लिख दोगे, दिखाई कौन बैठा, लाइट जगा देने, प्रकाश डालते हैं तेरे पे। हाँ ठीक है, ठीक है, वी आई लिख देना भाई। अगर समझ में आ गया तो बना दोगे, नहीं तो बैठे रहोगे। बना ओ कौन ही पूरा बना, ये कौन समझ में आवे। एंटी फेज का मतलब है एक राशि पॉजिटिव में है तो दूसरी नेगेटिव में, वैल्यू सेम। एक पॉजिटिव में शिखर पर है तो दूसरा नेगेटिव में शिखर। एंटी फेज बनाना तो बहुत आसान है। कितनी प्रत्यावर्ती राशियां दिखानी है, दो दिखानी है। एक तो ये दिखा दो, इसको क्या मान लो, सर जी करे वो मान लो, और एक यूं दिखा दो। ये कौन सी राशियां होगी, कौन से फेज हो गई ये एंटी फेज हो गए। किस किसने बना लिया ऐसा डायग्राम, हाथ खड़े करो। हाँ वो मेरे साथ है, उनको थ्योरी समझ में आ रही है। ये है, हाँ ठीक है, बढ़िया लिखियो तो कि यही कौन तू बेटा, दो दूसरा बना छोड़ दिया, मेरा अंतर है, मेरे रंग तो फिर भी अलग है। इनमें से एक कौन है, वी, दूसरा कौन है, आई। दोनों के मध्य अंतर 180 का है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। हाँ तो ये एंटी फेज। 90 डिग्री वाला भी दिखा दूंगा, उससे हम कुछ और भी सीखना है। कोई दिक्कत है क्या, 90 डिग्री का अंतर, 0 डिग्री का अंतर, मोटिया सिर बोल दूंगा, 0 डिग्री का अंतर इन फेज। यदि अंतर कितने डिग्री, 0 डिग्री हो, क्या इन दोनों के मध्य कोई अंतर है क्या, जहां से शुरू अंत भी वहीं, कोई बीच में थीटा नाम का अंतर आया क्या, डिफरेंस, कोई डिग्री में डिफरेंस आया क्या, नहीं आया। कितने डिग्री अंतर है, 0 डिग्री। 0 डिग्री अंतर वाली राशियां, 90 डिग्री वाली, 180 वाली, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखना है कि इन दोनों राशियों में से कौन आगे और कौन पीछे। तो लगाओ नेक्स्ट टॉपिक आपका, लीडिंग व लैगिंग राशियां। कौन सी, लीडिंग व लैगिंग राशियां। लीडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ अग्रगामी। और इसको, बस ये दुनिया को पता है, ये बोलो तो सही की, ये वही बोलो जो को सारे दुनिया ने पता है। ऐसी चीज आवा नहीं कोई, आप नहीं पता होनी चाहिए भी, पर चुप मुंह कौन गुला नहीं कमल, गेट का सारा और बैठे हैं, ये बाज को देख ले, पानी पेशाब बंद कर दूंगा तेरा मैं। हो गया क्या, ठीक है। तो इनमें से एक राशि होगी धारा में से या वोल्टेज में से, वो लीडिंग कहलाएगी, और दूसरी फिर अपने आप ही क्या बन जाएगी, पश्चिमगामी। घर पे पहुंच के जिसकी ठुकाई पहले होगी वो लीडिंग है, और जो बाद में कुटित जाए कोई 100%, वो कौन है, वो लैगिंग है। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो लिखो, जो प्रत्यावर्ती राशि पहले अपने शिखर मान को प्राप्त करती है उसे लीडिंग राशि कहते हैं। जो प्रत्यावर्ती राशि पहले अपने शिखर मान को प्राप्त करती है उसे क्या बोलते हैं भी, बोला करो, हाँ लीडिंग राशि कहते हैं। तथा जो प्रत्यावर्ती राशि बाद में अपने शिखर मान को प्राप्त करती है लैगिंग राशि कहलाती है। जो प्रत्यावर्ती राशि
बाद में अपने शिखर मान को प्राप्त करती है, क्या कहलाती है? लैगिंग कहलाती है, पश्चगामी कहलाती है। पहले पहुंच गई लीडिंग, बाद वाली लैगिंग। सारी ऐसी थ्योरी इसी लीडिंग और किस पे डिपेंडेबल है? लैगिंग पर। सारा खेल लीडिंग और लैगिंग बताएगा। ये दो चीजें सीख गए तो इसका मतलब पूरी की पूरी ऐसी थ्योरी आ जाएगी। सीख जाओगे क्या? अब क्या देते मैं सीख गया? ठीक है, बहुत आसान है। तो दिखाए गए चित्र में दो चित्र प्रदर्शित किए गए हैं, ए और बी। दोनों चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर बताइए कि चित्र ए में लैगिंग कौन है और चित्र बी में लैगिंग कौन है। चित्र ए में लैगिंग कौन है? चित्र ए में लैगिंग कौन है? बेटा थोड़ी देर पहले अंधा रहा, अब 1 मिनट बाद, 1.5 मिनट, 30 सेकंड चुप क्या हुआ? लैगिंग से क्या हो गए? लीडिंग में तब्दील हो गए, यानी कि स्थिर नहीं हो। इसका मतलब सीखने की क्या है? आवश्यकता है। आ जाओ, यही सिखाएगा हमें तो सब कुछ। इसको देखो आराम से, निहारो। निहार लियो, बोल टाइम कौन दो। उस राशि पे ध्यानपूर्वक गौर करो जिसने अपने 2 पाई पहले पूरे कर लिए। वो राशि कौन है जो 2 पाई फर्स्ट सबसे पहले कंप्लीट कर चुकी है? वो जहां से चली अपने 2 पाई पर पहले पहुंच गई, वो कौन है? अरे वो कौन है? वोल्टेज है, ठीक है, वो कौन है? वो लीडिंग है। जो राशि 2 पाई साइकिल पहले कंप्लीट कर लेती है वो कौन है? लीडिंग। और जो बाद में कंप्लीट करती है वो। तो दिखाए गए चित्र में अग्रगामी कौन है, पश्चगामी कौन है, धारा कितने डिग्री पश्चगामी है, वोल्टेज कितने डिग्री अग्रगामी है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ फिर, प्रश्न तो वही रहेगा, बदलेगा थोड़ी। दिखाए गए चित्र ए में पश्चगामी लैगिंग कौन है? धारा पता लग रहा है क्या? स्पष्ट दिखने लग गया ना अब? ठीक है। यहां पे क्या था? इस जगह क्या था? अरे ठेके हो, पाई/2 था कि नहीं था? यहां क्या था? पाई था। यहां 3 पाई/2। और यहां क्या हुआ? पहले 2 पाई को किसने प्राप्त किया? जिसने पहले प्राप्त किया वो क्या है? लीडिंग है। तो वोल्टेज है लीडिंग, धारा है। बस एक का पता लगा लो, दूसरा अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? आ जाओ इधर, तुलना कर लो दोनों की। ठीक है ना? ये कहां है? है शिखर साकर कट लिखे भाई मैं। ये कहां है? काले वाली धारा कहां है? धारिया के कारण, हाँ, काले वाली धारा कहां पे है? मेरे को तो पाई बताओ। पाई पर है? पाई/2। ये जब पाई/2 पर है उस समय ये कहां है? ये तो 0 पर है। ये तो क्या है? 0 पर है। इसका मतलब ये तो निकलना शुरू ही नहीं है, वो पहले अपने शिखर पर क्या होगी? पहुंच गई। ये पाई/2 यहां क्या भाई? जल्दी बोलो। पाई यहां क्या? बटा में 2 यहां क्या? पहले 2 पाई पर कौन पहुंचा? लीडिंग कौन है? कितने डिग्री का अंतर है ये और बता दो। कई चीजें दिखनी चाहिए था ना, सारी नजरा खोल दूंगा मैं। दिखाए गए चित्र में कौन सी राशि क्वाड्रेचर है? राशियों के मध्य कौन सा संबंध है? एंटीफेज का संबंध है, लीडिंग लैगिंग का संबंध है, क्वाड्रेचर का है। क्वाड्रेचर साथ में लीडिंग और लैगिंग का भी है, ठीक है ना? कोई बात नहीं। तो एक चीज पर रट्टा पर ध्यान दो, 90 डिग्री का अंतर नजर आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि वो पाई/2 पर है रही है, ये वाली 0 पर है, ये पाई/2 पर है। पाई/2 मतलब कितने डिग्री का अंतर? 90 डिग्री का। कोई दिक्कत है? अब जब 90 डिग्री का अंतर आ गया तो फिर इसको लिखें कैसे? समीकरण क्या बनेगी? तो इसकी धारा की समीकरण बना दो। इस चित्र को देखते हुए किसकी समीकरण बनानी है? धारा की। बनाऊं? देखो, एक मैं बना देता हूं, एक आप बना देना।
बोलो भी, ये समझ में आई? ठीक होनी है वो तो समझ में आई। कौन सा मान है ये कौन सा? साइन मतलब साइन वेव चल रही है। ओमेगा टी मतलब वो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम, और माइनस थीटा। कौन सा थीटा? निशान माइनस का, थीटा की जगह भी मैं कुछ लिख सकता हूं, 90 डिग्री। कितने डिग्री? इसका मतलब दिखाई गई समीकरण किसको दिखा रही है? धारा को पीछे दिखा रही है। यदि इसी तरंग के लिए वोल्टेज की समीकरण बनाऊं तो थीटा भी प्लस को नहीं है, वो आएगी जगह वी आर सी सारी जगह। ठीक है ना? इसके लिए वोल्टेज की समीकरण बनाओ। बनाओ, बताओ नहीं। पहले तो यहां करो, दोनों चित्र बनाओ। तो मैं थारू की कौन बनना, दोनों चित्र बनाओ, फिर दोनों की समीकरण दो दो लिखो नीचे। दूर दूर बनाना, नीचे दो समीकरण आएगी दोनों की, एक धारा की और एक वोल्टेज की। 4 समीकरण तैयार करनी है। एक मैंने बना दी, 3 आप बनाओ। नहीं समझ में आ रहा देख लेना लास्ट में, प्रयास जरूर करो। हाँ भी, चित्र ए और बी दोनों के लिए समीकरणें तैयार करनी है। इसकी वोल्टेज की बनाओ भाई, इसमें धारा की बनाओ और वोल्टेज की भी। जरूरी नहीं है कि लीडिंग लैगिंग हमेशा लिखा हो, देखना भी पड़ता है, पहचानना भी पड़ता है। बना दी क्या चारों के चारों? किस किसने बना दी? 1 2 3 4 जने बनाइए चारों समीकरण। हाँ ला रहा है कमल, बजरंग खड़े हो, बना दी क्या? वोल्टेज वाली बताई, सोच समझ के सही। हाँ बोल, वीटी तो लिख दिया आगे। हम्म हम्म ब्रैकेट में, हाँ माइनस थीटा। सही है क्या? चेक कर लो भी। बजरंग ने बताई है इस डायग्राम उधर वाले के लिए वोल्टेज की समीकरण। सही है क्या? क्या वोल्टेज पिछड़ी हुई है? थीटा की जगह कितने डिग्री लिख सकते हो? 90 डिग्री भी लिख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको। 90 डिग्री की जगह कुछ भी लिख सकते हो आप, और भी लिख सकते हो। 90 डिग्री की बजाय आप उसका मान लिख सकते हो। 90 डिग्री की बजाय आप उसका मान लिख सकते हो, जिसको कोस फाई कहते हैं। मान होता है 0। बैठ जा टिकी, सब्र कर, अभी बहुत थ्योरी सीखनी बाकी है। अभी तक साइन चल रहा था और अब कोस आएगा। ठीक है, टेंशन ना लो। उतार लिया? आईटी की क्या हो जाएगी भी? आई एम साइन ओमेगा टी प्लस में थीटा, क्योंकि आगे है कौन? धारा। इसमें आगे कौन है? वोल्टेज। तो वी एम साइन ओमेगा टी प्लस में थीटा। उतार लो अभी। ठीक है, ये क्या दिखाता है? धारा को पश्चगामी और वोल्टेज को अग्रगामी। इधर उल्टा है।
माइनस का निशान पीछे, प्लस का निशान आगे, बस इतनी सी बात याद रखना। और एंगल कुछ भी हो सकता है, दिखाई गई चित्र में एंगल अगर लिखना चाहो तो कितना रह सकता है। थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, अगर लिखना चाहो तो आप यहाँ पे 90 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 जो आया है ये साइन नहीं है, ये थीटा कौन सा है, ये कोस थीटा है, इसलिए पढ़ा रहने दो एक बार थीटा, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। हैं क्या था यार, सोच, मैं तो कहूं कि कौन लिख स्टार्ट है, 2 पाई लिख दे गोटा थीटा की जगह, सोच तू उदय विकास, जल्दी बोल। है अब बोल, के लिख सका, क्यों पंगा लिया तू मेरे साथ, के लिखा गोड़ा है, पाई बटा 2 भी लिख सकते हैं। उसके अलावा साइन की वैल्यू कितनी, 0, लेकिन फिर ओमेगा और टी की वैल्यू भी चाहिए कि तब लिखेंगे, समीकरणों में ऐसा नहीं चलता, ठीक है ना। इतना कोआ नहीं माथा पची ना करो थे, इतना समझ में आ रहा है क्या, तारा तो वही के जावे ऊपर कर जावे, क्योंकि लीडिंग और लैगिंग लैगिंग तो बड़ा सोरा धारा आगे और वोल्टेज पीछे ले लो आगे पीछे, ठीक है ना, पकड़म पकड़ाई खेल लो आगे, ऐसे आएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। सोरो करा दूं, सोरा आसान मतलब ये मिटो दो बस, ये देख लो, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कितने हो गए परिभाषिक शब्द, फिर है ना जावे, ठीक है, घर जाके किताब उठाना, एक आधा और मिलेगा एक्स्ट्रा, मैं तो इतने करवाता हूँ, ठीक है, इतने बहुत हैं कि और करवाऊं क्या, इतने प्रभाषिक शब्दों से एसी को समझने के लायक हो गए क्या। जया तरंग पढ़ लिया था, एक ऐसी तरंग जिसके मान और दिशा में समय के अक्ष पर क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। वो प्रत्यावर्ती राशियों की तरंग को यदि ग्राफिकल डायग्राम पे उतारा गया तो एक आकृति बनी, नाम क्या दिया, फिर पता लगा उसमें गोले बन रहे हैं, प्रति सेकंड गोलों की संख्या, फ्रीक्वेंसी, एक गोले को बनने में लगा समय, एक गोले को बनने में लगा समय, आवर्तकाल, समय अंतराल, किसी भी पल का मान, किसी भी पल का मान, तात्कालिक मान, सबसे अधिकतम मान, दो अधिकतम मानों के बीच का डिफरेंस या बीच का कुल मान, ठीक है, तुलनात्मक मान जो ऊष्मीय आधार पे किया गया था, प्रभावी मान, और फिर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कौन सा मान, दो तरह के फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। उसके बाद में दो तरह की, सॉरी एक पढ़ाया फेज, ठीक है ना, और फेज के मध्य दो तरह के रिलेशन, इन फेज और आउट फेज के आधार पर राशियों को अलग अलग नामों से पुकारा गया, लीडिंग और लैगिंग। ये हमारा अंतिम टॉपिक था, ये हम एसी के प्रभाषिक शब्दों के बारे में लगभग जान चुके हैं। प्रभाषिक शब्द तब तक चलते रहेंगे जब तक एसी थ्योरी कंप्लीट नहीं हो जाती, और ऐसी थ्योरी कंप्लीट तब होगी जब आप बहुफेज प्रणाली पढ़ लोगे, ध्यान, ठीक है ना। अभी और आएंगे प्रभाषिक शब्द ही है, लेकिन अब वो क्या है, टॉपिक में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। लगाओ हेडिंग, प्रत्यावर्ती परिपथों में या एसी परिपथों में, एसी परिपथ करना, एसी परिपथों में प्रेरकत्व व धारित्व या धारित्व से परिचय, एक छोटी सी मुलाकात। प्रत्यावर्ती परिपथों में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस से एक छोटी सी क्या करवा रहा हूं, मुलाकात। आगे चलकर ये मुलाकात दोस्ती में, और दोस्ती से बदल जाएगी रिश्तेदारी में। फिल्मों में डायलॉग को नहीं होता कि हाँ, जी दिन रिश्तेदारी गल गई, बी दिन आनो जानो लाग्यो रहो, ठीक है ना। रिश्तेदारी निभानी है, तोड़नी नहीं है, टूट जाता है परिपथ, है ना। हाँ तो देखेंगे अपने। तो अब क्या है कि हमारे पास एक परिवार है, एक क्या है, परिवार है, उस परिवार का नाम है एसी। क्या नाम है, एसी, समझ गए। उस परिवार के अंदर दो मुख्य मेंबर हैं जिनको हम अब तक प्रत्यावर्ती राशियों के नाम से जानते आ रहे हैं। कौन कौन है, एक वोल्टेज और एक धारा, जिसको हम एक मां और एक को बाप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी परिवारों में है ये, ठीक है। फिर मांगा वही औलादा, परिवार बढ़ता भी तो है, औलादे निकम्मी भी तो होती है नहीं, नजरा झुक जाओगी हम मेरे को निकम्मो बोलते हैं, ठीक है। कितनी औलादे हुई उनकी, 3। एक परिवार का नाम क्या था, यही मुख्य सदस्य है,
ठीक है, उनके औलादें कितनी, बच्चे कितने थे? 3। उन 3 बच्चों में से एक बच्चे का नाम था प्रतिरोध। क्या नाम था? हाँ, ये प्रतिरोध नाम की औलाद डीसी के पास भी थी, लेकिन डीसी की औलाद कितनी थी? केवल एक ही। उसका एक ही बच्चा था, पाल पोस के उसको बड़ा किया, 3 महीने चला वो। ठीक है ना। एक औलाद इनकी भी है, नाम क्या रखा? प्रतिरोध। डीसी का देखा देखा आपकी औलाद को नाम क्या रख दियो? प्रतिरोध रख दियो। एक औलाद और पैदा हुई थोड़े समय के बाद में, जब पता लगा मान में क्या हो रहे हैं परिवर्तन, एक के साथ एक फ्री जुड़वा। इनमें से एक का नाम था प्रेरकत्व, एक का नाम था दारित्व। तीनों औलादों ने माँ बापों की शान ले ली। ठीक है ना, बस शान पढ़नी है। ठीक है, किस तरीके से, और परिवार को जोड़ के रखने का काम एक औलाद बखूबी निभाने का क्या कर रहा है? प्रयास। वो प्रयास समझने हैं, समझ जाओगे क्या? परिवार की कहानी सारी आई हुई है। माँ बाप, 2 या 2 से अधिक, 3 औलादें, और कोई परिवार को तोड़ने का प्रयास करता है तो कोई परिवार को जोड़ने का, वो समझना है अपने को। तो ऐसी एक परिवार है। लिखो परिवार का सदस्यों। लिखो डीसी परिपथों में, डीसी परिपथों में धारा के मार्ग में, डीसी परिपथों में धारा के मार्ग में केवल प्रतिरोध, केवल प्रतिरोध बाधा प्रस्तुत करता है। डीसी परिपथों में धारा के मार्ग में केवल कौन? प्रतिरोध ये कारक होता है जो बाधा प्रस्तुत करता है। ठीक है। परंतु एसी परिपथों में, परंतु एसी परिपथों में प्रतिरोध के साथ साथ, या प्रतिरोध के साथ साथ ही कर लो चलो, परंतु ऐसी परिपथों में प्रतिरोध के साथ साथ प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस या इंडक्टेंस व कैपेसिटेंस यानी कि धारित्व, परंतु ऐसी परिपथों में प्रतिरोध के साथ साथ प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस तथा कैपेसिटेंस यानी कि धारित्व या धारित्व यानी कि कैपेसिटेंस भी धारा के मार्ग में बाधा प्रस्तुत करते हैं। धारा के मार्ग में ये 2 अन्य कारक भी धारा के मार्ग में बाधा प्रस्तुत करते हैं। किसके मार्ग में बाधा? धारा के। यदि वोल्टेज को मां माने तो बाप कौन है? इतिहास गवाह है विरोध हमेशा किसका हुआ है? पुत्र ने माता की सत्या हत्या ली। सुने कभी? इतिहास पढ़े हो ना? कभी कोई इतने युद्ध लड़ाइयां राजा महाराजा आपने पढ़े हैं? कभी ऐसा थ्योरी आई है, कभी ऐसी कहानी आई है कि पुत्र ने अपनी मां का गला काट के सत्ता ले ली? कभी नहीं आई। क्या आई है? हाँ, पिता के डके माड़ो करड़ो है। ठीक है ना। तो विरोध किसका है? धारा का। डीसी में भी और एसी में भी है। डीसी में औलाद कितनी है? एक ही। तो कितना विरोध करने वाला है? एक। अब मान लो पिता यानी कि आईडीसी में बाहर गया कमाने के लिए, घर आयो पुठो तो एक ही जनो मिलो, पापा की नहीं गया, पूछना ही विरोध हो गया ना। मेरे वास्ते की ले, ये मेरे वास्ते की करो, आगे जाके ये बदल जाए शब्द। ठीक है ना। तो एक ही है जो विरोध कर रहा है, इकलौता संतान थी। लेकिन एसी में वो प्रतिरोध तो है ही थे, मेरे वास्ते के करो सागे 2 और है, हाँ हमारे वास्ते भी के करो है, बोले इकट्ठा। ठीक है ना। तो ये चीज है। तो डीसी में विरोध कितना है? केवल एक। एसी में विरोध कितने हैं? 3 आते हैं। और 3 विरोध हुए बापड़ी धारा पर के बीता है? धारा कर ले सुसाइड, मर जा जमाई, कभी अग्रगामी कभी पश्चिमगामी, कभी इन फेज धारा कंफ्यूज, और थे और भी ज्यादा कंफ्यूज। ठीक है। ऐसे समझना है कि देखिए वास्तविकता है, वैसे समझना है। इं समझा दे इं पेपर में आज ही इं मैं करी आऊंगा। तो घर घर की कहानी बताने ला रहे हूं ना मैं। ठीक है। केटा तारा घर में भी हुआ ऐसी, कोई पता थोड़ी है कोई। लिखो नेक्स्ट।
तो हमने अब तक क्या सीखा कि डीसी परिपथ के अंदर सिर्फ एक ही कारक है जिसको बोलते हैं आर, यानी कि प्रतिरोध, जो धारा के मार्ग में क्या प्रस्तुत करता है, बाधा। लेकिन जब हम अध्ययन करेंगे कौन से परिपथ का, एसी, तो उसमें सर्वोपरि कौन रहेगा, आर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में दो और कारक आएंगे जिनको बोलते हैं एल और सी। एल से इंडक्टेंस, सी से कैपेसिटेंस। अब इसके आधार पर जब हम एसी परिपथों का अध्ययन करते हैं तो हमें तीन परिपथ पढ़ने पड़ते हैं। कितने? डीसी में हमें एक ही परिपथ पढ़ना पड़ा था, वो एक ही पढ़ते आ रहे थे, लेकिन एसी में हमें कितने परिपथों का अध्ययन करना पड़ेगा? तीन, और तीनों को बोलते हैं शुद्ध। क्या बोलते हैं? ये सारी इक्वेशन जब तैयार करनी हो तो परिपथ की शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? शुद्ध से। कहां से करनी पड़ेगी? शुद्ध से। तो सबसे पहले शुद्ध प्रतिरोधी, शुद्ध इंडक्टिव और शुद्ध कैपेसिटिव। ठीक है, तो ये तीन परिपथों का हम बारी बारी से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। कोई समस्या तो नहीं है? ये हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये शुद्ध प्रतिरोधी हमने बहुत ही जल्दी पढ़ लिया, आज ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा क्या लगेगा? टाइम। उसमें और भी क्या लगेगा? टाइम। तो हेडिंग लगाओ, नई लाइन से लिखो, उपरोक्त कारकों के कारण, उपरोक्त कारकों के कारण एसी के तीन परिपथ निर्मित कर, उपरोक्त तीनों कारकों के कारण या उपरोक्त कारकों के कारण एसी के तीन परिपथ निर्मित कर प्रत्यावर्ती धारा के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जो इस प्रकार है। तीन कारकों के कारण एसी के तीन परिपथ निर्मित कर प्रत्यावर्ती धारा के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जो इस प्रकार है। तो हमने तीन परिपथों के माध्यम से सारी की सारी ऐसी थ्योरी को समझने का क्या करना है? प्रयास करना है। और ये तीन परिपथ हैं, लिखो। नंबर एक, शुद्ध प्रतिरोधी। पहला परिपथ कौन सा पढ़ेंगे? शुद्ध प्रतिरोधी। नंबर दो, शुद्ध प्रेरकीय। और नंबर तीन, शुद्ध धारित्य। इंग्लिश में प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव। प्योर या शुद्ध कोई चीज होती है क्या? आज के जमाने में तो है ही नहीं। इसका मतलब ये तीन शुद्ध है ना, ये अगर हैं भी तो अब वास्तविक रूप से उपलब्ध नहीं है, इनके अलावा भी कुछ है। शुद्ध है तो विशुद्ध भी होगा ना। तो पहले तो किसका अध्ययन करेंगे? शुद्ध का। शुद्ध देसी घी पहला तो चाखांगा, बिंग बाद में डालडा बनावांगा, रिफाइंड मिला मिलूगे, ठीक है ना। तो ये देखना, तो पहले शुद्ध पढ़ ले। हाँ, नंबर एक लगा लो, फिर जो वादा किया वो निभाऊंगा। मैंने कहा था ना, एक आज ही हो जाएगा। लिखो, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। जान निकला है कि तेरी? चंद सांसें बची है, जी ले, अरे या पढ़ ले। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। लिखो, ऐसा एसी परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध उपस्थित हो। ऐसा एसी परिपथ जिसमें केवल कौन? बोल दो कि हाँ, प्रतिरोध उपस्थित हो, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। ऐसा एसी परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध उपस्थित हो, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। इस परिपथ में धारा व वोल्टेज इन फेज रहते हैं। इस परिपथ में धारा व वोल्टेज क्या रहते हैं? इन फेज रहते हैं। बोर्ड पे कुछ नहीं देखना आपको, दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे मान के चलो, जब जब मैं दिखाऊंगा तब देखना है।
ठीक है, सभी गणनाएं ओम के नियम से की जाती है। सभी गणनाएं किसके नियम से? ओम के नियम से की जाती है। सभी गणनाएं किसके नियम से? ओम के नियम से की जाती है। तो फॉर्मूले लिख लो, अर्थात I बराबर V बटा में R और P बराबर V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई। बस हो चुका है ओम का नियम, हो गया ना। I बराबर क्या होता है? V बटा R और P बराबर V इंटू आई। और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ या कोई भी परिपथ पढ़ेंगे उसके 3 डायग्राम बनते हैं। एक को बोलते हैं सर्किट डायग्राम। क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम में रेजिस्टेंस लगा हुआ नजर आएगा, लेकिन नीचे सप्लाई कौन सी है? ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ एक सोर्स ऑफ करंट लगा है, अल्टरनेटर वोल्टेज मान सकते हो, लेकिन यहां लिखा क्या हुआ है? वोल्टेज कौन सी? साइन वेव है, साइन ओमेगा टी है। इसका मतलब ये शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है। इसकी जब हम ग्राफिकल डायग्राम का अध्ययन करते हैं, धारा और वोल्टेज के बीच के रिलेशन का अध्ययन करते हैं, तो धारा ना तो घटती है ना ही बढ़ती है। अच्छा, बढ़ती भी है और घटती भी है, लेकिन किसके साथ साथ घटती बढ़ती है? वोल्टेज के। इसलिए धारा और वोल्टेज क्या रहते हैं? इन फेज रहते हैं। इसका जब वेक्टर डायग्राम बनाते हैं या फेजर डायग्राम का निर्माण करते हैं, तो एक सीधी लाइन के अंदर V और किसको लिख दिया? I को। V को पहले लिखने का मतलब वोल्टेज का एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा है। I पीछे होने का मतलब पीछे नहीं है, I का एम्पलीट्यूड क्या है? कम है। तो ये इसमें रिलेशन रहता है। ये रिलेशन क्यों रहता है? क्योंकि परिपथ किसके नियमों का पालन करता है? ओम के नियम की शर्त क्या थी? V समानुपाती I। तो इसके अंदर भी ये नियम बिल्कुल तरह से लागू होता है, और यहीं से उस बात का पता लगता है ओम का नियम AC पर लागू होता है, DC पर। AC पर भी लागू होता है और DC पर। DC पर तो हर परिपथ में, और AC पर अभी जो पड़ा फिलहाल उसमें, किसमें? शुद्ध प्रतिरोधी में। सारी गणनाएं किसके नियम से? ओम के नियम से। लिखो, धारा की दिशा परिवर्तन से, धारा व वोल्टेज की दिशा परिवर्तन से धारा व वोल्टेज की दिशा परिवर्तन से शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह सदैव धनात्मक होती है। धारा व वोल्टेज की दिशा परिवर्तन से शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह सदैव धनात्मक होती है। पावर सदैव पॉजिटिव होती है। यह सदैव धनात्मक होती है। ये 3 डायग्राम बनाओ, उसके बाद बताऊंगा ये चौथी बात क्या लिखवाई है। पहला डायग्राम सर्किट डायग्राम, दूसरा डायग्राम ग्राफिकल, तीसरा फेजर या वेक्टर भी बोलते हैं। फेजर कह दो सही रहेगा, क्योंकि ये नाम चलेगा। जल्दी उतारो भाई, इतने तो बड़ी बात ही नहीं है इसके अंदर। हाँ भी, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में लिखो नई लाइन से, धारा व वोल्टेज के मध्य फेज अंतर 0 डिग्री होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा व वोल्टेज के मध्य फेज अंतर 0 डिग्री होता है। सही बात है कि? अब तक पढ़ी गई थ्योरी के आधार पे क्या इस बात को साबित कर सकते हो क्या? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा व वोल्टेज के मध्य फेज डिफरेंस कितने डिग्री? 0 डिग्री होता है। क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल, क्योंकि जिस समय धारा 0 पे थी, वोल्टेज भी
जीरो पे धारा, शिखर पे वोल्टेज भी, शिखर पे फिर जीरो तो दोनों जीरो, फिर नेगेटिव में शिखर तो नेगेटिव में, अर्थात फेज डिफरेंस कितना चल रहा है? 0 डिग्री। इस फेज डिफरेंस को हम एक नाम से पुकारते हैं, उसको बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? और जिसको हम कॉस थीटा तो बाद में बोलेंगे, पहले एक नाम दिया जाता है शक्ति गुणक, जिसको हिंदी में बोलते हैं शाबाश, मैं बोले हो शक्ति गुणक, फिर पूछा हिंदी में थे, बोलो पावर फैक्टर। हा, ये हिंदी है थारी है। इसका मतलब समय अपनी चरम प्रकाष्ठा पे पहुंच चुका है, अरब आपके बस के बाहर होने लगी। ठंडाई को नहीं, हिंदी अंग्रेजी के हुए है, बताया दिन आ गया, वो समय आ गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे फेज अंतर कितने डिग्री है? 0 डिग्री लिखो, इसलिए परिपथ के शक्ति गुणक का मान इकाई होता है। इस परिपथ के ऐसे कर लेना, इस परिपथ के शक्ति गुणक पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। इस परिपथ के शक्ति गुणक का मान, अभी टेंशन मत लेना क्या चीज है शक्ति गुणक, बाद में बताऊंगा। वैल्यू याद रखना कितनी होती है? इकाई होता है। ठीक है, बना लिया 3 डायग्राम। अब नजर डालते हैं चौथे पर, एक बार दोहरा लो क्या लिखा है, फिर इस पे गौर करना पड़ेगा। अब तक कितनी प्रत्यावर्ती राशियां थी? 2। अभी भी कितनी है? 2। तीसरी आ गई, कौन? पावर। ओम जी को ब्याह की सागर हो, शक्ति सागर है तो बात तो सागर सागर ऐसी पर जड़ी है नहीं, जहां वी और आई अर्थात ओम जी है, वहां पे शक्ति ने तो अपने कदम रखने रखने, उसके बिना तो पूर्ति होनी नहीं है। लेकिन तरंग को ध्यान से देखो तो पता लगेगा धारा और वोल्टेज की तो क्या बदल रही है? दिशा। लेकिन शक्ति के धत्तू एक ही साइड है। मेरा मुंह का ना देख, इन देख बावली थ्रेड। शक्ति के जो गुंबद से बन रहे हैं वो कहां है? वो पॉजिटिव साइड ही है ना? और शक्ति के गुंबद के आयाम धारा और वोल्टेज के आयाम से भी क्या निकल गया? ओ चमत्कार किया हो गयो। आ जाओ फिर चमत्कार करते हैं। तो यहां पर 3 चीजें दिखाई गई है। एक है लाल रंग की करंट, आसमानी रंग की वोल्टेज और गुलाबी रंग की क्या है? शक्ति है। रंग से इनका निर्धारण नहीं होता। ये नाली की धारा कौन से रंग की होती है? कि लाल रंग की होती है। ठोक्या हूं मंध्यान। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। V 10 है, I 5 है, तो 10 का आयाम ये है, 5 का आयाम ये है, तो 50 का आयाम। वोल्टेज का, धारा का आयाम जितना भी है, उनके गुणनफल का आयाम किसका होगा? इसलिए पावर का एम्पलीट्यूड सबसे क्या होता है? ज्यादा। क्लियर है? कोई समस्या तो कौन नहीं? ठीक है। उसके बाद में डायरेक्शन देखो, वोल्टेज पॉजिटिव, धारा पॉजिटिव। वोल्टेज किसमें है? धारा किसमें है? यानी कि V प्लस का है, गुणा में I भी किसका है? प्लस का। प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, यानी कि पावर भी किसकी आएगी? प्लस की। एसी के प्रथम अर्ध चक्र में, चाहे तो धन में देख लो और चाहे ऋण में, तो एसी के प्रथम धन अर्ध चक्र में जिस समय धारा प्लस पे है, वोल्टेज भी किसमें है? प्लस में, इसलिए शक्ति भी किसमें आती है? धनात्मक में। किसके नियम से? अरे ओम कण दिया नियम है, गणित का नियम है लाला। किसके नियम है ये? हाँ, ये गणित के, बोर्ड मास जिसको आप कहते हो, सरलीकरण भी कह देते हैं कहीं, उसके नियम से। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। आधे चक्कर के पश्चात में धारा और वोल्टेज की क्या बदल जाती है? ये तो हो गया हाफ साइकिल कंप्लीट। पावर किसमें आ गई? प्लस में। नेक्स्ट के अंदर धारा किसमें? वोल्टेज किसमें? V किसमें? I किसमें? P किसमें? ये तो बता रहा हूं, ऐसे ऑप्शन दूंगा मैं, ऐसा कह दूंगा। हाँ, ऑप्शन पहचानने पड़ेंगे। तो वोल्टेज माइनस में आ गई, गुणा में धारा भी किसमें आ गई? माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है? तो पावर फर्स्ट और सेकंड, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल में देखोगे, धारा और वोल्टेज की दिशा बदलने से शक्ति की दिशा पर कोई प्रभाव। शक्ति सदैव क्या रहती है? धनात्मक रहती है, जैसा डीसी में था वैसा ही। कभी ऋणात्मक शक्ति सुनी है? सुन ली नहीं? क्यों झूठ बोलो? ठीक है ना, आगे दिखाएंगे भी। तो ये शक्ति एक नई चीज आकर, प्रत्यावर्ती राशियां तो कितनी है अभी भी? 2, उनका गुणनफल प्रदर्शित करते हैं, तो वेव ये कंप्लीट होती है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। तो शक्ति क्यों धनात्मक है? क्योंकि धारा और वोल्टेज की दिशा एक ही समय पर एक साथ बदलती है।
ठीक है ना। यदि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में होती ना इस समय पर, तो शक्ति किस में आ जाती? तो वो नेगेटिव में, वो आगे की बातें हैं। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तो जो पावर वाली वेव है ना, उसको एंटर कर लो आपके ग्राफिकल डायग्राम में। बनाना नहीं है अलग से, डायग्राम बन चुका है, उसमें पावर को इंडिकेट कर दो। वी और आई तो दिखाई रखे हैं आपने, इतना नाना नाना सा जगह बना रखे हैं थे अंदर, वी और आई तो बना ही रखे हैं, ये कर गई है। ठीक है ना। इसके अंदर पावर और बना दो, इसके अंदर के मरो थोड़ी होते कोई और के कौन थाने बताओ। मैं को दिमाग खुला रखो, कॉपी में अंदर डायग्राम खुला खुला बनाओ, करे जाए बात तो थारा बचीड़ भी यही बात जाना है। और छोटो बना ले, दिखा ही ना तो बना ले। और घना कलाकार बैठे पीछे ताई, कमल ना आवे नींद बका जान दो, है मन की आवाज आवे मेरे ताई। उतार लिया क्या? तो ये होता है कौन सा? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की विशेषताएं बताइए। धारा और वोल्टेज के मध्य अंतर। कौन आगे कौन पीछे? कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, दोनों राशियां क्या रहती है? किसके नियम से सारी गणनाएं? शक्ति गुणक का मान कितना होता है? इकाई होता है, इसलिए गणनाओं में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन शक्ति वास्तव में ज्ञात करने का सूत्र अब से हो जाएगा, P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू डीसी में कितनी? लारा हो गया मेरा। डीसी में पावर कितना? एक ही होता है। अगर डीसी जीरो, क्यों क्या बात है बाजना घड़ी। डीसी और शुद्ध प्रतिरोधी के दोनों कैलकुलेशन क्या चलती है? सिमिलर चलती है। डीसी के अंदर भी धारा और वोल्टेज क्या रहते हैं? इन फेज रहते हैं, साथ साथ, ना तो घटते हैं ना ही बढ़ते हैं, एक साथ ही चलते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं आई? अगर यही परिपथ डीसी के अंदर बनाना हो तो तरंग कैसी बनेगी, ग्राफिकल डायग्राम कैसा बनेगा? है क्या बोले रहा? जानते हो तो मर जाओ, ध्यान रखी। ये कौन है? वी। डीसी का और बना देते हैं। ये कौन है? आई। और गुलाबी ये कौन है? ये डीसी के लिए रही है। कौन सी डीसी के लिए? हाँ, शुद्ध डीसी के लिए। यानी कि ब्याह अब कई शुरू होगी, एसी की तुलना अब किससे करने लग गए? डीसी से। समझ में आ रही बात? जल्दी हो गया ना शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ? कितनी देर में हो गया? कितनी देर में हो गया? 10 मिनट में हो गया। 3 महीना लग गया। 10 मिनट में हो गया। कर ले यार, पहले दिन ही करा दे 10 मिनट में। कितने महीने लगे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ को करने में? सबसे ज्यादा वक्त लगा है कितने महीने? 3 महीने लगे हैं इस परिपथ को पढ़ने में। जब जल्दी हो गया। कहानी सुनो एक। इज्जत नहीं करते समय की, नहीं आज ही सुनाऊंगा, आज मौका है, माहौल भी है, ठीक है नहीं? कोई डायलॉग हमारे करे कई समझ भी आने लगा थोड़ा थोड़ा। एक चित्रकार है, सुने होगी कहानी शायद, था सॉरी है नहीं गए अब तो। उसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। सुने नाम? लेखक भी था, चित्रकार भी था, कई चीजें। उसकी बनाई गई पेंटिंगें अरबों रुपए में बिकती है। थान तो वो भी कौन था अरब में बिंदी कितनी हुआ है, थार तो अरब देश है। कितने में बिकती है? करोड़ों में भी नहीं, किसमें? 100 करोड़ों में बिकती है उसकी पेंटिंग। ठीक है। तो वो यूं ही मशहूर था, जा रहा था तो फैन फॉलोइंग होती है ना, ऑटोग्राफ मांगी करे जी, सचिन तेंदुलकर मिल जाए ऑटोग्राफ कर दो, विराट कोहली मिल गया, छोरी हम भाजी जाएगी ऑटोग्राफ देते, रापा पर देव पांगे। ठीक है ना। वैसे ही लियोनार्डो दा विंची की कोई एक फॉलोवर थी, बीटम फॉलोवर तो होता कौन है, तो अब का नाम है, ठीक है ना। उसकी प्रशंसक थी, वो उसके पास आई और उसको जा रहा था फ्लाइट में, कहीं जा रहा होगा, तो उससे रोका कि आप मेरे लिए, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, यहाँ करके सेल्फी सुल्फी तो ले नहीं, फोन आगो नहीं, ठीक है ना। तो उसने कहा कि आप मेरे लिए जल्दी से कोई ड्राइंग बना के दे सकते हो क्या? वो क्या, हाँ बना दूंगा, इतनी फैन इतनी बातें करिए मेरे बारे में। तो उसने कागज लिया, कह रहा, और कोई 2.5-3 मिनट मुश्किल से लगाए थे, चित्र सा बना के उसको दे दिया। जानती जानती कहने लगी, हो कितना को बिक जी? मुगा वही कोई बिक जी 7-8 करोड़ को। कितना को? नीचे साइंस मारेड़ा, कितने करोड़ का? 7-8 करोड़ का। मगर 2.5 मिनट में 7-8 करोड़ बिन मरे एक थाप खींच के 35 साल लगे। कितने साल लगे हैं? और 2.5 मिनट के चित्र को बनाने में कितने साल लगे उसको, तब जाके वो लियोनार्डो दा विंची बना था। क्या उसका जिंदगी का पहला चित्र इतने महंगा बिका था क्या? 10 मिनट में हो गया। मीना कितना लगा दिया? 3। आईटी कितना साल की? 2। बीच में धक्का कितना साल लगा? गणा ही। वो सब लगे हैं इसको समझने में, जब जल्दी हुआ है, बाकी इससे जल्दी हो जाएंगे। ये सबसे मुश्किल परिपथ था जिसका अध्ययन करने में हमने सारी की सारी क्या पढ़नी पड़ी?
इसी थ्योरी तब जाके पूरा हुआ है। ठीक है, अब जाओ, नहीं तो कई मर्जी है। जा भाई जा, इन छोड़ रहा हूं, इन तो खड़े करो अपना तीन ना।